नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब एनडीए में सीटों का बंटवारा भी लगभग पूरा होता दिख रहा है। बता दें कि बिहार की 40 सीटों में गठबंधन की घोषणा हो गई है और इस ऐलान के साथ ही एनडीए की तरफ से लोजपा के एक ही गुट को मान्यता दी गई है। बता दें कि चिराग पासवान की नेतृत्व वाली लोजपा यानी कि रामविलास को गठबंधन के तहत 5 सीटें दी गई हैं। वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिससे नाराज होकर पशुपति पारस ने आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि एनडीए ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी की है। हमने ईमानदारी से एनडीए के साथ काम किया, मगर इस ईमानदारी का जवाब एनडीए ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया है। दरअसल दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 3 साल पहले टूट गई थी। लोजपा के 5 सांसदों पशुपति कुमार पारस, चिराग के चाचा चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज यानी कि चिराग के चचेरे भाई ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया था। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए थे। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि पशुपति पारस का गुट बेहद मजबूत है और एनडीए में उसे अच्छी हिस्सेदारी मिलती रहेगी। पिछले 5 साल चिराग पासवान की राजनीति के लिए बेहद कठिन रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया और इसी बीच एनडीए में जेडीयू के विरोध के कारण लोजपा को उचित सीटें नहीं मिल पाईं, जिसके बाद चिराग पासवान ने विद्रोह कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा। इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। पिछले 5 साल चिराग पासवान की राजनीति के लिए बेहद कठिन रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसी बीच एनडीए में जेडीयू के विरोध के कारण लोजपा को उचित सीटें नहीं मिली, जिसके बाद चिराग पासवान ने विद्रोह कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बता दें कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा। इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान को रामविलास पासवान का दिल्ली स्थित बंगला भी खाली करना पड़ा था और इस दौरान चिराग पासवान काफी भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। चिराग हमेशा से अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। और आज इसी राजनीतिक हलचल के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार किशोर सिंह जी मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ रवि अरोड़ा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जब बिहार में जब लोकसभा के चुनाव को लेकर सीट का बंटवारा हुआ तो उसमें स्पष्ट तौर पर रामविलास पासवान जी की जो लोजपा पार्टी है, जिसके कह सकते हैं हकदार चिराग पासवान जी हैं, उनको 5 सीटें मिली। उसके बाद जो नाराजगी उनके सामने आ रही है पशुपति पारस जी तो उस पर हमारी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है कि 40 सीटों में 5 सीटें लोजपा रामविलास पार्टी को ही जानी है और वह तय हो गया। और उसके लिए अधिकृत चिराग जी ही हैं कि उनके अपने सीटों पर वो कौन से उम्मीदवार उतारते हैं। अब बाकी उनकी नाराजगी है तो वो लोकतंत्र है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई बात नहीं। हमारी पार्टी को कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन हमने जो तय किया है उस आधार पर ही हम लोग 40 से 40 सीटें जीतेंगे, जिसमें से कि 5 सीटें लोजपा रामविलास जी की के दल की होगी। तो क्या अब आप लोगों को पशुपति पारस की जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। एनडीए में जितने भी लोग शामिल हो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोई भी हमसे हमको छोड़कर जाए या हमसे हटे तो वो उचित नहीं होगा। अगर जितने ज्यादा रहेंगे सहयोगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। हमारे पार्टी के नेतृत्व ने पशुपति पारस जी से भी बात करी थी और
जो भी मामले थे उनको स्पष्ट रूप से सामने रखा था अपनी बातों को। उसके बावजूद भी यदि उन्हें लगता है कि उन्हें छोड़ना चाहिए तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन वो भी यदि हमारे सहयोगी रहते तो हमारे लिए और बेहतर होता। हम तो चाहेंगे कि एनडीए का कुनबा हमेशा बढ़े। वो तो सहयोगी थे ही ना मैम, लेकिन सीटें ही नहीं मिले तो सहयोग कैसे देंगे अपना वो? देखिए, अब लोकसभा में सीटें नहीं मिली, उसके बावजूद भी कई तरीके के रास्ते हैं। राजनीति में कभी भी कोई रास्ता बंद नहीं होता, और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति सभी लोगों की आस्था है, उनका भरोसा है, और मोदी जी की गारंटी के प्रति भी लोगों का भरोसा है। तो ऐसे समय में जब पूरे देश में एनडीए की आंधी चल रही हो, भाजपा के प्रति लोगों का एक झुकाव दिख रहा हो, तो ऐसे समय में पशुपति जी को भी मुझे लगता है कि धैर्य से कार्य लेना चाहिए था। उन्हें निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार होता है और उनको रखना चाहिए, उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन उचित फोरम पर उचित समय पर रखने से बातें बिगड़ती नहीं है, और अगर गैर तरीके से हम बातों को रखें तो मुझे लगता है कि बात बनते बनते बिगड़ भी सकती है। इसलिए उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो जो सीटें लोजपा रामविलास जी के खाते में ही गई हैं, और उनके अधिकृत रूप से उस सीटों का बंटवारा करने का राइट जो है वो रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी को ही है, और वो एनडीए का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, हमारे साथ किशोर जी भी बने हुए हैं। किशोर जी, अगर पिछले चुनावों की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, आप लोग हमेशा से आपकी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी को छोटे भाई की भूमिका में देखा जा रहा है। 16 सीटों पर मान के आप लोग इंडिया गठबंधन से तो अलग ही इसीलिए हुए थे क्योंकि आपको अधिक सीटें चाहिए थी। किशोर जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी बने हुए हैं। सर, जिस प्रकार से बिहार की सियासत में लगातार बदलाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, 22 तारीख के बाद, जिस प्रकार से 22 जनवरी के बाद पूरे देश के अंदर आप देखेंगे बिहार की राजनीति में एकदम से बदलाव आया जी। और जैसे जनता दल यूनाइटेड का अलायंस हो गया एनडीए के साथ, उसके बाद ये बात समझ में आ गई थी कि अब कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पशुपति पारस को दरकिनार कर जो है जो लोक जनशक्ति पार्टी में को मतलब उनके भतीजे को ले लिया गया, और वो उससे देखिए पुराने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कोई मोदी जी के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, और लगातार जिस प्रकार से तैयारी चलती रही। देखिए, बीजेपी के लिए मजबूरी थी कि उनको अलायंस करना पड़ा पशुपति पारस के साथ, क्योंकि उस समय पे बीच का दौर था और 5 सांसद उनके पास थे, तो ये बीजेपी के लिए मजबूरी थी। और मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान को सिर्फ बिहार के युवा ही पसंद नहीं करते, चिराग पासवान को खुद मोदी जी भी पसंद करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको पार्टी के सभी पदों से निकाल दिया गया और उनके साथ धोखा किया गया, जबकि उनके पिता 8 बार संसद में पहुंचे हाजीपुर सीट से। और खासकर चीज आप ये देखने वाली बात है इतिहास के अंदर की सबसे एक ऐसा नेता जो भी सरकार बने उसके अंदर उनको मंत्री पद मिलना तय होता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो उनका बेटे को ही आपने लगातार जो इतने टाइम पूरी लोक जनशक्ति पार्टी को जिससे बखूबी निभाते हुए आगे लेकर, और आज उनको उनके पदों से हटा दिया गया, ये एक बहुत बड़ा क्षति थी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। तो अब मुझे लगता है कि ये बीजेपी जानती है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार जी की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, तो ये एक खास बात देखने वाली रहेगी कि इस बार अगर वो शामिल हो जाते हैं गठबंधन में, उनको 5 सीटें जिस प्रकार से दे रही है बीजेपी, तो इसका बेनिफिट मिलना तय है। तो जबकि पशुपति पारस ही जो है आरजेडी के साथ शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, ये मत समझिए कि वो, लेकिन उनका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा चिराग पासवान को, क्योंकि लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर है। विधानसभा चुनावों में अगर जनता इनको ज्यादा वोट देती है तो उनको पता है कि मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पे इनका वर्चस्व है, वहां पर जो वहां की जो जनता है उन्होंने वोट दिया था रामविलास पासवान के नाम पे, और वो वोट अब पूरी तरह से डाइवर्ट होगा चिराग पासवान की तरफ। ऐसे में पशुपति पारस को वो वोट मिलना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारी है, मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पे उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है उसके थ्रू उन्होंने पता किया होगा, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई होगी, उसके बाद यह डिसीजन लिया गया होगा। और यह बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि
ये 5 सीटें बहुत मायने रखती है बिहार के अंदर। और तो ऐसे में खासकर हाजीपुर सीट पर जिस प्रकार से दावा पेश किया जाए दोनों ही तरफ से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद रामविलास पासवान भी इसी सीट से लगातार लोकसभा में गए 8 बार। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा खेल खेला है वो बहुत बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए किशोर सिंह जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी तक अगर पहले की बात करें इतिहास की, तो चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो, आप लोग हमेशा से ही बड़े भाई की भूमिका में नजर आए, और आप तो इंडिया गठबंधन से अलग ही इसीलिए हुए क्योंकि आपको ज्यादा सीटें चाहिए थी, मगर यहाँ आप कम सीटों पर मान गए। किशोर जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी, जवाब दीजिए सर। किशोर जी, क्या मैं अपना सवाल दोबारा दोहराऊं? हाँ, दोहराइए ना जी। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि हमेशा से आप लोग हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बड़े भाई की भूमिका में रहे, और इंडिया गठबंधन से अलग भी इसीलिए हुए थे क्योंकि आपको ज्यादा सीटें चाहिए थी, मगर यहाँ तो आप कम सीटों पर मान गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो कहना है, जो हर चुनाव में आप लोग मैंने अलग अलग एजेंडा रहता है जी, ऐसी कोई हमारी पार्टी का ऐसी कोई धारणा न कोई ऐसी विचार है, ठीक ना। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जाते हैं जी। लेकिन हमेशा से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो सर 50-50 का रहता था, या तो आप लोग हमेशा ज्यादा सीट मांगते थे, तो अभी आप लोग 16 सीट पे मान गए और बीजेपी को आपने 17 सीटें दे दी हैं। नहीं, हम लोगों ने जो इससे गत लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2019 में, हम लोग 17 पर चुनाव लड़े थे, तो इसी को फॉर्मूला को आधार मान करके हम लोगों को एनडीए में 16 सीट मिली है। प्रीति जी, देखिए, क्या आप लोगों की मुश्किलें अब बढ़ेंगी? क्योंकि जिस प्रकार से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में अब बिहार चुनाव भी बेहद करीब है, और लोकसभा चुनाव से पहले इस इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं आप लोग? पशुपति पारस जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने से अलग नहीं किया जी, और आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है ये उनका निर्णय है। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था। राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है और उठा पटक इसमें होते रहती है, और आज भी हम पशुपति पारस जी को हम अपने खुद से उनको हमने अलग नहीं किया है जी। तो उन्हें भी सोचना चाहिए, और आगे का भी भविष्य बिहार में आने वाले 2025 में भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हालात बनने हैं जिसमें कि उनको भी सहूलियत होती है यदि वो हमारे साथ रहते। मगर ऐसा ना हो कि भतीजे को ज्यादा तवज्जो देने के चक्कर में चाचा को जिस प्रकार से साइडलाइन आप लोगों ने किया, कहीं आप लोगों के लिए ये दाव उल्टा पड़ जाए। देखिए, हमने किसी को साइडलाइन नहीं किया, जनता की जो आवाज थी, और एक स्वाभाविक तौर पर जब रामविलास पासवान जी जब नहीं रहे तो एक स्वाभाविक सा जो उनका जो एक मतदाता था, उनके जो कोर सपोर्टर थे, उन सभी का झुकाव चिराग जी के प्रति था, और चिराग जी एक यंग लीडर हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के एक उभरते हुए नेता कह सकते हैं, और वो हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था को उन्होंने व्यक्त किया है, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है उन्होंने कभी। तो इस नाते भी उनका जो जनाधार है और प्लस उनकी जो लोकप्रियता है और उनका जो एक डिवोशन है हमारी पार्टी के प्रति, उसको लेकर ही पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया कि उन्हें 5 सीटें दी जानी चाहिए, वो उनको मिला। लेकिन पशुपति पारस जी के लिए भी सभी रास्ते बंद नहीं हो गए थे, उन्हें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए था कि आगे भी आने वाले समय में भी कुछ घटनाएं एक भी सीट नहीं मिली मैम, कितना वेट करते, वो तो सीट शेयरिंग का ही वेट कर रहे थे। मैंने कहा ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, कहीं तुरंत किसी का पट नहीं हो जाता और तुरंत कोई शहंशाह नहीं बन जाता। तो यहाँ पर अगर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज, अभी आप देख लें कि जब हम गठबंधन में आए तो हम लोग भी पूरे 40 सीट पर हमारी पार्टी ने तैयारी कर रखी थी लड़ने के लिए, लेकिन जब हम सहयोगी दलों को जब हम अपने साथ लाए तो फिर उसमें एक म्यूचुअल
एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें हम हमारे सहयोगी दलों को भी हमें सीटें देनी पड़ती हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं, तो वो सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब लक्ष्य बड़ा हो, जब लक्ष्य अटल हो, तो उसके रास्ते में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। यही राजनीति का एक वसूल है, तो उसमें हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये हमारा कहना है। पशुपति पारस जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्हें अभी भी मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। वो हमारे सहयोगी, हम ऐसा मानते हैं, और उन्हें भविष्य में भी और मौके मिल सकते हैं। अब एक बात को लेकर अभी जब जो उनकी राजनीतिक विरासत पर जो दावा चल रहा था चाचा और भतीजा का, तो उसमें भतीजा कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने जनता की नजर में अपने आप को उन्होंने ऊपर किया, लोग उनको अप्रिशिएट किए, लोगों ने उन्हें माना, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें माना। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पशुपति पारस जी फिर से एक बार सोचें, विचार करें। यह हम लोग अपेक्षा करेंगे, और हमारे एनडीए का कुनबा बढ़े तो यह हमारे लिए उचित होगा। आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने, उसमें उनको मौका मिल सकता था। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू से किशोर सिंह जी भी बने हुए हैं। किशोर सिंह जी, आप लोगों को तो नुकसान हो गया, इंडिया गठबंधन का साथ तो आप लोगों ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आप लोग ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे। यहाँ तो आपको कम सीटें मिली, 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। मैडम, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ जी। हम लोगों को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और इस गठबंधन धर्म में जिन पार्टियों को जितनी सीट मिली है वो सभी घटक दल, एनडीए के बिहार में सभी घटक दल जी सीट पे संतुष्ट है। किसी को 5 मिला, किसी को 1-1 मिला। जनता दल यूनाइटेड को आप कह रहे हैं कि सारे घटक दल जो हैं संतुष्ट हैं, पशुपति पारस तो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, इसीलिए देखिए अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, एक भी सीट उनको नहीं मिली। तो पशुपति पारस जी एनडीए घटक दल के सम्मानित नेता हैं और वो एनडीए में बीजेपी के साथ मिलकर के इतने दिनों तक मंत्री पद को सुशोभित किए। इतनी ही जल्दबाजी में उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और एनडीए के साथ मिल बैठ करके उनको बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही कोई भी समस्या का, राजनीतिक जब समस्याएं उत्पन्न होती है जी, तो वह बातचीत के जरिए ही सुलझा लिया जाता है। इसलिए पशुपतिनाथ पारस जी नहीं तो बीजेपी तो 17 सीटों पर लड़ रही है सर, तो क्या अगर बातचीत के जरिए आप लोग मामला सुलझाते तो आप अपनी 16 सीटों में से देते पशुपति पारस को सीटें? हम लोग 16 सीट में से हम लोग क्यों देंगे? हम लोग तो 16 सीट में से नहीं देने वाले थे। हम लोग 16 सीट में से उनको क्यों देते? लेकिन आगे का तो बहुत रास्ता, आगे भी बहुत तरह का रास्ता खुला हुआ था। आगे भी पारस जी के लिए आगे भी दल में एनडीए के साथ बैठ करके ही, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके ही उनको आगे का कदम उठाना चाहिए। उनको इस तरह का फैसला लेने से पशुपति पारस जी को ही नुकसान होगा। एनडीए के घटक दल पर या एनडीए पर इस प्रकार से उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं सर। अब कौन कहाँ जाते हैं, कौन कहाँ जाएंगे, इसको तो ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाइएगा। जी चलिए, हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी बने हुए हैं। रवि जी, हाजीपुर से चिराग भी लड़ना चाहते हैं और पशुपति पारस भी वहीं से लड़ना चाहते हैं और देखिए अब स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है आरएलजेपी के नेताओं ने कि वहीं से लड़ेंगे। जी बिल्कुल, यह तो तय था क्योंकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पिता बार इस सीट से, हाजीपुर सीट से गए हैं लोकसभा और मैं इसी सीट से लड़ना चाहूंगा और यह उनकी पहली पसंदगी है। वहीं पशुपति पारस भी लगातार इसी सीट के लिए दबाव बना रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज पर जो है आमने सामने चाचा भतीजे का टकराव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नलिन जी, अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड आखिर 16 सीटों पर मान क्यों गई। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जब इंडी गठबंधन में जेडीयू थी तो नीतीश कुमार जी ने कुछ संयोजक थे, लेकिन उसके बाद जब वो एनडीए का हिस्सा बने तो कहीं ना कहीं पहले बात हुई होगी
कि अगर कम सीटें पे भी लड़ाई लड़ते हैं तो उन सीटों पर कहीं ना कहीं मंत्रालय की बात पहले तय हो चुकी होगी कि हमें कोई अच्छा प्रोफाइल मंत्रालय चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी सरकार को यह बात तय है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक मार सकती है। ये पता है नीतीश कुमार की पार्टी को भी और नीतीश कुमार जी को भी। चलिए, बड़ी माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ सर, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव आते आते आखिर बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।